आज की बड़ी खबर में हम दिखाएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतंग उड़ाने की तैयारी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर उतर चुकी है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और खास आज इस बीच हम दिखाएंगे उत्तराखंड में मजलिस किस तरह से मजबूत हो रहा है। क्या ओवैसी साहब को कभी किसी ने वोट दिया? जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस पंडाल, कभी उन्होंने आपसे आकर कहा कि मुझे वोट दे दो? नहीं कहा। फिर उसके बाद जब उस शख्स को वोट नहीं दिया, उसने आपसे वोट नहीं मांगा, उसके बाद जब दादरी में अखलाक को मारा जाए तो कौन बोलता है? जब हाफिज जुनैद को दिल्ली में मारा जाए तो कौन बोलता है? जब राजस्थान में पहलू खान को मारा जाए तब कौन बोलता है? जब झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा जाए तब कौन बोलता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरे दोस्त, आपकी शरीयत में जब मुदाखलत हो रही, आपकी शरीयत को बदला जा रहा, उस वक्त 25 मुसलमान एमपी मौजूद थे सदन के अंदर। अकेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक एमपी ऐसा था जिसने मुखालफत की। क्यों मुखालफत की? मुसलमान तो 24 और भी थे, क्यों नहीं कर सके? उनके दिल में, उनके जहन में आपकी और मेरी मोहब्बत नहीं थी। जिसके दिल में आपकी और मेरी मोहब्बत होगी वो कुरान से भी मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से भी मोहब्बत करेगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो हक बात से भी मोहब्बत करेगा। जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए नामदार से मोहब्बत करेगा, वो गरीब से भी मोहब्बत करेगा, वो मजलूम से भी मोहब्बत करेगा। मेरे दोस्तों, उस शख्स के अंदर वो दर्द है जो उन 24 एमपीओ के दरवाजे पर गया और जाकर कुंडी बजाई और बजाकर कहा कि देखो, सियासत में इख्तिलाफ है, तुम्हारा और मेरा इख्तिलाफ रहेगा। जब चुनाव आएगा तुम मेरी मुखालफत करना, मैं तुम्हारी मुखालफत करूंगा, लेकिन ये शरीयत का मामला है। जब तुम्हारा भी खुदा वही है जो मेरा है, जब तुम्हारा भी रसूल वही है जो मेरा है, जब तुम्हारा भी कुरान वही है जो मेरा है, जब तुम्हारी भी शरीयत वही है जो मेरी है, तो इस मुद्दे पर मेरे साथ खड़े हो जाओ और बिल पास हो या ना हो, लेकिन शरीयत के मुद्दे पर एक एहसास कराओ पूरे मुल्क को कि नहीं, जब मुसलमान के सामने शरीयत की बात आती है तो वो सब एक जगह खड़े होते हैं। ये एहसास कराने के लिए हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दर दर गया, हर एक एमपी के घर पर गया। जानते हो क्या कहा? कांग्रेस के एमपी ने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं देगी, किसी ने कहा मेरे हिंदू भाई मुझे वोट नहीं देंगे, किसी ने कहा कि मुझे जीत नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। सबने कुछ ना कुछ बहाना बनाया। और मेरे दोस्तों, जिस कायद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस कायद की मैं पैरवी यहाँ खड़े होकर कर रहा हूँ, उसकी लड़की का निकाह उस दिन था, घर की सबसे पहली बेटी की शादी उस दिन थी, जिस दिन 3 तलाक का बिल पास हो रहा था। वो अपनी लड़की के निकाह में शरीक नहीं हुआ। 3 तलाक की शरीयत के इस बिल पर अकेले खड़े होकर 543 के ऐवान में मुखालफत करने के लिए आया। मेरे दोस्तों, है कोई मर्द मुजाहिद, है कोई एमपी ऐसा जो ये कारनामा अंजाम दे सके? और यकीन जानिए, मेरा दिल भी रोया था और मेरी आंख भी रोई थी जब 3 तलाक का बिल पास होने के बाद हमारा कायद, हमारा लीडर जब सदन से निकला तो वो मर्द मुजाहिद, वो ताकतवर इंसान है, 6 फीट 3 इंच की हाइट है, बेहतरीन बॉक्सर है, बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन संसद की सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सका, बीच में बैठकर रोने लगा। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो शख्स सदन की सीढ़ियां नहीं उतर पाया और वो बीच में बैठकर रोने लगा। और इसलिए रोने लगा कि आज जो इस संविधान में हमारे बात मानने का अधिकार था, शरीयत में दखल देने का पाबंदी थी, आज वो टूट गई। मेरी शरीयत को बदल दिया गया, मेरी शरीयत के कानून को तोड़ दिया गया। मेरे दोस्तों, वहां बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस के एमपी बैठे थे, मौलाना थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन बेचारे बोल नहीं सके थे। जब बाहर निकले, मीडिया ने पकड़ लिया, मीडिया ने बोला कि मौलाना एक बात बताइए, 3 तलाक के बिल पर ओवैसी साहब अकेले चिल्ला रहे थे, क्या वो झूठ बोल रहे थे?
उन्होंने कहा नहीं, वो सच बोल रहे थे कि क्या कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहे थे। मौलाना ने कहा हाँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहे थे। कांग्रेस के विधायक थे किशनगंज बिहार से, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, अल्लाह ने जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे दोस्तों, उस शख्स ने, मौलाना ने, जब पत्रकारों ने पूछा कि मौलाना एक बात बताइए, वैसी साहब इतना चिल्लाए और आप खामोश रहे जब आप ये कह रहे हो कि सब बात सही थी, कुरान और हदीस की रोशनी में था, वो सच बोल रहे थे, हक की पैरवी कर रहे थे, फिर आप क्यों नहीं बोले? तो जानते हैं मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने भी रोते हुए जवाब दिया कि मेरा भी दिल जा रहा था कि मेरी शरीयत को तोड़ा जा रहा है, मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, मेरी शरीयत को बदला जा रहा है, मेरा भी दिल जा रहा था, लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। ये कारनामा है मेरे दोस्तों, ये उन पार्टियों का कारनामा है जिन्हें हमने खून से सींचा है। हमारे आप बुजुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो या हाफिज मोहम्मद इब्राहिम हो या हाफिज मोहम्मद उस्मान हो, हमने खून से सींचा है इस पार्टी को। उस पार्टी कांग्रेस है जिसे हमने खून से सींचा है, लेकिन उस पार्टी ने हमें क्या दिया? उस पार्टी ने हमें क्या दिया? मेरी शरीयत को बदल दिया। सांप को दूध पिलाने वाला भी कभी बच नहीं सकता उस सांप से। आज जो सरकार चल रही है, 70 साल दूध पिलाया इस कांग्रेस ने उसे, और आज उसी को डस लिया, आज उसी को डस लिया उसने, उसी सरकार ने जिसको उसने पाला पोसा बड़ा किया, उसी को डसा और आज इस मकाम पर पहुंचा दिया कि आज उस पार्टी का नाम लेवा नहीं है। आज जहां खड़ी होती है, बंगाल का चुनाव चल रहा है, एक रैली नहीं कर पाए श्री राहुल गांधी जी, एक बार नहीं जा पाए। बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 19 जीत गए, वो भी तेजस्वी की बदौलत। तेजस्वी की हवा थी वहां। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप गौर करो इस बात पर, आप खुद सोचो इस बात को कि अगर काश उस सदन के अंदर जहां 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, एक की बजाय 9 एमपी होते, 9 वोट से वो बिल पास हुआ था, अगर 9 एमपी आपके होते, उन 23 मुसलमानों की बजाय 9 होते मजलिस के, तो आपकी शरीयत चू के तू रहती, आपकी शरीयत में मुदाखलत न होती। ये फर्क है अपनी पार्टी में और दूसरी पार्टी में। आज परवेज ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि दूसरी जितनी तमाम पार्टियां हैं, उन्होंने घोड़ा बनाकर इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारी पीठ पर बैठकर सवारी की। चाहे देहरादून की असेंबली में बैठते हो या दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे, हमारी पीठ पर बैठकर हमारी सवारी करते हैं, और जब भूख लगती है थोड़ी सी तो थोड़ा सा चारा खिला देते हैं, कोई खास आ जाए तो उसे थोड़े चने भी खिला देते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन ये नहीं पूछते कि ये तमाम कौम का क्या होगा, इन आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। अभी बिहार का चुनाव गुजरा, मैं एक हफ्ते वहां रहा बिहार के अंदर। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। 30 साल कांग्रेस की सरकार रही बिहार में, 15 साल लालू की सरकार रही बिहार में, फिर 15 साल से नीतीश की सरकार बिहार में। हम पहुंचे थे वहां सीमांचल में, एक विधानसभा थी, 22वीं विधानसभा। बहरहाल हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहां पर फिर दौरा हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में है। हम नेक्स्ट अपडेट आपको वहीं का दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल जिस तरह से लग रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में ये रणनीति तैयार करके रहेगा तो यकीनन है कि वहां पर 2022 में मजलिस बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि उनके साथ जो सेकुलर फ्रंट गठबंधन है, संकल्प भागीदारी मोर्चा अभी और भी दलों को साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अब सुगबुगाहट तेज हो गया है। पार्टी ने वहां पर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है और पार्टी नगर चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ कमर कस ली है। इस तरह के अपडेट हम लगातार आपको दिखाएंगे। चूंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार उधर जोर पर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलासा किया है कि तमिलनाडु चुनाव प्रचार में जाएंगे। भले ही 3 उम्मीदवार मैदान में उतारा है वहां पर गठबंधन से, लेकिन इस बार जो है बंगाल और तमिलनाडु काफी सुर्खियों में है। बंगाल का सभी लोगों को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक नहीं खुलासा किया है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव शायद लड़ेंगे ही। जो चुनाव का अपडेट आएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त द मैसेज न्यूज।
इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।